हेलो, तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि और भी जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं NCERT हिंदी की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें 11th और 12th दो पैरेलल सीरीज चल रही है। 12th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है दी लिविंग वर्ल्ड वो कंप्लीट हो गया। अब ये जो 12th का सेकंड चैप्टर है दी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें 3 वीडियोस पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अब इसमें हम फंजाई जगत यानी कवक जगत के बारे में देखते हैं। चलो हम इसके बारे में पहले से क्या क्या जानते हैं ये पता करें। ये एक तो मल्टी सेलुलर है। ये क्या है? मल्टी सेलुलर है, यूकेरियोटिक है और ये परपोसी है। क्या है? ये परपोसी है, यानी ये बहुपोषी नहीं है। और इसकी जो सेल वाल है वो काइटिन की बनी होती है, जो कि नाइट्रोजन का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? नाइट्रोजन का। चलो हम इतना तो कुछ इसके बारे में जानते हैं। अब NCERT और हमें इसके बारे में क्या बताती हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। परजीवी परपोषी जीव में फंजाई का जीव जगत विशेष अद्भुत स्थान है। इसकी आकारिक तथा वास स्थान में बहुत भिन्नता है। आपने नम रोटी तथा सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। बिल्कुल देखा है, यानी कई दिन तक रोटी पड़ी रहने के बाद में वो सड़ जाती है, वो एक कवक के कारण ही सड़ती है। सामान्य छत्रक यानी मशरूम तथा कुकुरमुता यानी टोडस्टूल भी फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट, ये फंजाई में जैसे सभी फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं। एक ईस्ट ऐसा है जो यूनिसेलुलर है यानी एक कोशिकीय। ये इसका अपवाद है। ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। इसका हम 12th में इसका अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं में रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गांव में कीट रोग पिक्सीनिया के कारण होता है। ये बात ध्यान रखना, गांव में कीट रोग किसके कारण होता है? पिक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। जी बिल्कुल होता है। किसने बनाई थी? F फ्लेमिंग ने। किसने बनाई थी? F फ्लेमिंग ने। फंजाई विश्वव्यापी है। ये हवा, जल, मिट्टी तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हमारे भोजन में बैक्टीरिया तथा फंजाई के कारण खराब होने से बच सकते हैं। ठीक है। फंजाई तंतुमय है। जी बिल्कुल, फंजाई तंतुमय है, लेकिन हिस्ट जो एक कोशिकीय है इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह संरचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, कवक तंतु कहते हैं। ये जो पतली सी संरचना होती है इसे क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं। ठीक है। कवक तंतु के जाल को कवक जाल यानी माइसीलियम कहते हैं। कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिन्हें सहकोशिकीय कवक तंतु कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है? केंद्रक बहुत सारे होते हैं, जिसे एक साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केंद्रक तैरते रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सहकोशिकीय कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पट्टी होते हैं, यानी कई कवक तंतु होते हैं जो पट्टिए भी होते हैं, यानी उनमें बीच बीच में पट्ट पाए जाते हैं। इस प्रकार एक केंद्रक फिर सेप्टल, एक केंद्रक फिर सेप्टल, फिर केंद्रक फिर सेप्टल, इस प्रकार से। ठीक है। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। मेनली काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड। काइटिन नाइट्रोजन का पॉलीमर। ठीक है। अधिकांश फंजाई परपोषित होती है। ये मर्द बस्ट्रेट नहीं, सबस्ट्रेट यानी पदार्थ, ये यहाँ पे करेक्शन कर लेना, बस्ट्रेट नहीं है। ये मर्द पदार्थ से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती, अतः इन्हें मर्तजीवी कहते हैं। ये फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करते हैं, अतः इसे परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकती हैं। ऐसी फंजाई को सहजीवी कहलाती हैं। ठीक है। लाइकेन के बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। आगे आता है फंजाई में जनन, कायिक जनन, खंडन, विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा होता है। मुकुलन किसमें होता है? ईस्ट में। ठीक है। अलैंगिक जनन बीजाणु कोनिडिया, अलैंगिक जनन जो बीजाणु बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोनिडिया। तथा धानी बीजाणु तथा चल बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन ऊस्पोर
अलैंगिक जनन ऊस्पोर, एस्कस बीजाणु, बेसिडियम बीजाणु, एस्कस बीजाणु, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियम बीजाणु, बेसिडियोमाइसिटीज द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संस्था में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। लैंगिक चक्र यानी 3 स्टेज में पूर्ण होता है। ठीक है, कौन कौन सा है तो इसके बारे में देखते हैं। 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस प्रक्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना यानी प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना क्या कहलाता है? प्लाज्मोगेमी। इस प्लाज्मोगेमी में कौन सी अवस्था पाई जाती है? N+N, यानी जब भी मान लो ये 2 सेल है, इसमें ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो एक ये हो जाएगा केंद्रक, एक ये केंद्रक हो जाएगा। ये हो गया N और ये भी हो गया N। ठीक है, इसके बाद में 2 केंद्रकों का संलयन होना जिसे द्विसंलयन कहते हैं। इसके बाद में ये केंद्रक संलयन होकर 2N बनते हैं। ठीक है, हालांकि ये अवस्था सभी में नहीं पाई जाती, N+N अवस्था सभी में नहीं पाई जाती। युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणितक बीजाणु बनना, लैंगिक जनन में संयोजी सुगम संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिका में संलयन होने के तुरंत बाद एक 2N कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था बनती है। ये N+N अवस्था किस में बनती है? एस्कोमाइसिटीज में। तो N+N अवस्था किस में बनती है? एस्को में। किस में बनती है? एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे इसके बारे में क्या बता रहे हैं। में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था N+N अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्मक कहते हैं। इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रीय प्रावस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित हो जाती हैं। वैसे यानी एस्कोमाइसिटीज में भी आगे N+N अवस्था के बाद में जो ये एस्कोमाइसिटीज में N+N अवस्था है, N+N, उसके बाद में 2N अवस्था होती है। फंजाई फलनकाय बनाती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकारिकी ये देख लो, यानी ये जो फंजाई है इसको किसके आधार पर बांटा गया है? किसके आधार पर बांटा गया है? ठीक है, इसको कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विविध जगत को विविध वर्गों में विभक्त किया जाता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। ठीक है, आई समझ में? तो ये 3 डायग्राम दे रखे हैं, इसका आप नाम ध्यान रख लेना। ये से जैसे एगेरिकस है, बे एस्परजिलस है, ए म्यूकर है। ठीक है, अब आता है फाइकोमाइसिटीज। अब फाइकोमाइसिटीज के बारे में देखते हैं। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? अविकल्पी परजीवी के रूप में पाया जाता है। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रित। जिससे ही भाई कवक जाल अपटीय होगा यानी इसमें पट नहीं होंगे तो बहुकेंद्रित की अवस्था अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, अलैंगिक जनन चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन में चल बीजाणु भी होते हैं और अचल बीजाणु भी होते हैं। ये बीजाणु धानी में अंतर्जात उत्पन्न होते हैं और इनकी जो उत्पत्ति है वो कैसी होती है? अंतर्जात उत्पत्ति होती है। 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। युग्माणु यानी जाइगोट। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी यानी समयुग्मता अथवा भिन्न यानी असमयुग्मजी या विषम युग्म की हो सकती। ठीक है, इनके उदाहरण म्यूकर, राइजोपस जो रोटी कवक पहले ही बता चुके हैं, तथा एल्बुगो सरसों पर परजाई यानी परजीवी के रूप में। तो फाइकोमाइसिटीज को इसके एग्जाम्पल याद करने के लिए एक ट्रिक है इसकी। फाइको को हम क्या बोल सकते हैं? फेकू। क्या? फेकू। और इसमें फेकुराम जोड़ दो आप, फेकुराम जोड़ दो। आर यानी राइजोपस, ए यानी एल्बुगो और एम यानी म्यूकर। तो इसकी क्या ट्रिक बनी? फेकुराम। क्या बनी? फेकुराम। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, और एक बात और ध्यान रख लेना, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता। किसमें नहीं होता है? फाइकोमाइसिटीज में लैंगिक जनन एब्सेंट होता है। कौन सा होता है? लैंगिक जनन एब्सेंट होता है। ये बात थोड़ी बहुत ध्यान रख लेना।
अब आता है आगे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं, ठीक है, मेरी भाषा में थैली किसी और को कहते हैं, इसे सामान्यतः थैली फंजाई कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिकीय कवक जैसे ईस्ट के अलावा ये बहुकोशिकीय पेनिसिलियम होते हैं। ये मर्थजीवी, अपघटक, परजीवी तथा सलमरागी यानी पशु विष्ठा पर उगने वाली है। ये कवक जाल शाखित तथा पट्टीय होता है, जैसे ही शाखित तथा पट्टीय होता है, यानी इसमें पट्ट पाए जाते हैं, यानी बहुकेंद्री की अवस्था नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? बहुकेंद्री की अवस्था नहीं पाई जाती। इस प्रकार का कवक जाल पाया जाता है। और अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं, ये इसके बारे में पहले भी बता दिया गया है। कोनिडिया, अलैंगिक बीजाणु को कोनिडिया कहते हैं, जो विशिष्ट कवक जाल जैसे कोनिडियम धर कहते हैं, पर बहिर्जात अलैंगिक जनन जो है वो बहिर्जात उत्पन्न होता है, ठीक है, उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होने के बाद में कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज में लैंगिक बीजाणु क्या कहते हैं? एस्कस बीजाणु। और एस्कोमाइसिटीज में जो कोनिडिया होते हैं वो कैसे होते हैं? बहिर्जात होते हैं, जबकि फाइकोमाइसिटीज में अंतर्जात होते हैं। और लैंगिक बीजाणु यानी जो लैंगिक जनन है वो नहीं पाया जाता है फाइकोमाइसिटीज में, ठीक है। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जात उत्पन्न होता है, यानी जो लैंगिक बीजाणु है वो तो होते हैं अंतर्जात एस्कोमाइसिटीज में, और जो अलैंगिक होते हैं वो होते हैं बहिर्जात। ये एसआई एक वजन एस्कस विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगे होते हैं, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। और ये जिन फलनकाय में लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं? एस्कोकार्प। इसके कुछ उदाहरण है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स तथा न्यूरोस्पोरा। ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। ए अन के, इसकी जो ट्रिक है वो है एनक, यानी ए अन के। ए यानी एस्परजिलस, अन यानी न्यूरोस्पोरा और के यानी क्लेविसेप्स, एनक, जैसे यानी एस्को एनक, एस्को एनक, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? एस्को एनक। जैसे पिछले की क्या थी? फेकुराम, ठीक है। ये लाइन थोड़ी आप अंडरलाइन कर लें। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण ये पादप जगत का ड्रोसोफिला के नाम से प्रसिद्ध है। पादप जगत का ड्रोसोफिला न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। किसको? न्यूरोस्पोरा को, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा जैव रासायनिक प्रयोग हुए हैं। जिस प्रकार जूलॉजी में और यानी जीनेटिक्स में न्यूरोस्पोरा पर प्रयोग हुए हैं, उसी प्रकार इस वर्ग में आने वाले मोरिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं। इन्हें सुस्वाद भोजन समझा जाता है, ठीक है, यानी एस्कोमाइसिटीज में खाने योग्य कवक भी आते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात प्रकार जैसे मशरूम, ब्रैकेट फंजाई तथा पफ बॉल, ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कीट, कंड। कवक जाल शाखी तथा पट्टीय होता है, ठीक है, शाखी तथा पट्टीय। इनमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते। बेसिडियो में अलैंगिक बीजाणु नहीं होते। इसमें नहीं होते? अलैंगिक बीजाणु नहीं होते, जबकि फाइकोमाइसिटीज है उस फाइकोमाइसिटीज में लैंगिक बीजाणु नहीं होते। फाइकोमाइसिटीज में लैंगिक बीजाणु नहीं होते तथा बेसिडियो में अलैंगिक बीजाणु नहीं होते हैं। लेकिन कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है, इसमें लैंगिक अंग नहीं पाए जाते। लेकिन इनके प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्टेनों वाली दो कायिक कोशिका तथा जीन प्रारूप के सलैन से होती हैं। इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रिक होती है, जिसमें अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम से केंद्रक सलैन यानी कैरियोगेमी तथा मियोसिस होता है। इसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। एक सेल से मियोसिस के दौरान 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। उसी प्रकार एक जर्म सेल से कितने स्पर्म बनते हैं मानव में? वो भी 4 ही बनते हैं। और एक जर्म सेल से मानव में एग्स कितने बनते हैं? एग्स एक जर्म सेल से एक ही बनता है। और 3 बनती पोलर बॉडी, जिसमें 3 बनती पोलर बॉडी, ठीक है। वैसे पोलर बॉडी यदि टोटल काउंट की जाए तो बनती है 4, ठीक है।
सॉरी, टोटल पोलर बॉडी 3 ही बनती है। टोटल पोलर बॉडी कितनी बनती है? 3। एक तो बन गई द्वितीयक पोलर बॉडी और 2 बन गई प्राथमिक पोलर बॉडी, ठीक है। बेसिडियम बीजाणु, बेसिडियम बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम बहिर्जात प्रकार के होते हैं, ठीक है। बेसिडियम फलनकाय में लगे रहते हैं जिसे बेसिडियो कार्प कहते हैं, और बेसिडियम जिस फलनकाय में लगे होते हैं उसे बेसिडियो कार्प कहते हैं, और एस्को कार्प में जिस फलनकाय में लगे होते हैं उसे एस्को कार्प कहते हैं, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज में। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगेरिकस मशरूम, अस्टिलेगो कंड तथा पिक्सीनिया है, ठीक है। पिक्सीनिया का जिक्र एक बार पहले भी किया जा चुका है, इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। और फिर अब देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या देखते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज जिसे प्राय अपूर्ण कवक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्थाएं ज्ञात है, यानी इसमें लैंगिक प्रावस्थाएं ज्ञात नहीं है, ठीक है। लैंगिक प्रावस्था ज्ञात होती तो इसको हम किस में नहीं रख सकते? फाइकोमाइसिटीज में नहीं रख सकते, ठीक है। इनको फाइकोमाइसिटीज में क्यों नहीं रख सकते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज को? क्योंकि इसमें जैसे ही लैंगिक अवस्था ज्ञात होगी तो ये एक पूर्ण कवक बन जाएगा, और लैंगिक अवस्था किस में नहीं पाई जाती? फाइकोमाइसिटीज में, तो इसको हम फाइकोमाइसिटीज में रख भी नहीं सकते, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इस फंजाई की लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती तब उसको उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह तभी संभव होगा जब अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्था को एक नाम दे दिया जाए, और उन्हें नाम दिया और उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटी में रख दिया जाता है। लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में बाद में जब उनके अनुबंध कड़ी का पता चलता है तो फंजाई की उचित पहचान हो जाती तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटी से निकाल लिया जाता है। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसिटी के सदस्य को उचित लैंगिक प्रावस्था का पता चल जाता है तभी उन्हें एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया जाता है, नोट की फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में नहीं रख सकते क्योंकि फाइकोमाइसिटीज में से पहले से भी अलैंगिक जनन है वो एब्सेंट है, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल लैंगिक बीजाणु बनाता है जिसे कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पट्टी तथा शाखित होते हैं। इनके कुछ सदस्य मर्तजीवी तथा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के घटक होते हैं और खनिज चक्रण में सहायता करते हैं, ठीक है। खनिज चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलीट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा। तो अब आपका ये हो गया फंजाई कंप्लीट। क्या हो गया? फंजाई कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आगे इसमें जो थोड़ा सा दे रखा है प्लांट किंगडम के बारे में और थोड़ा सा दे रखा है एनिमल किंगडम के बारे में, और उसके बाद में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो इसके प्लांटी और एनिमल किंगडम के बारे में बता रखा ना, ये और वायरस, विरियोइड और लाइकेन, इन तीनों के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद में एक लेक्चर होगा जो लास्ट और फाइनल लेक्चर होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके बाय, टेक केयर।